हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी के इस वीडियो में आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड स्थायी संपत्ति में सम्मिलित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए क्लोजिंग स्टॉक, बी बिल्स रिसीवेबल, सी डेटर्स, डी फर्नीचर। आपको बताना क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स कौन है इसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ये तीनों हमारा करेंट एसेट्स है और ये फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। पूछा है ना, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट जिसका वैल्यू एक साल के अंदर चेंज नहीं होता है, या ये कहा जाए कि वो एसेट जिसको हम नॉर्मली मोर देन 1 ईयर यूज में लाते हैं, या वो एसेट जो बिजनेस में रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता, मतलब हम ट्रेडिंग नहीं करते उसका। या ये कहा जाए वो एसेट जिससे बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, लाभ कमाने की क्षमता जो है वो बिजनेस की, वो बढ़ जाती है, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहां जो हमारा सवाल है कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या चीज शामिल है, तो हमारा जवाब होगा फर्नीचर, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। दूसरा सवाल है, द टर्म करेंट एसेट्स इंक्लूड चालू संपत्ति में सम्मिलित है। करेंट एसेट जिसका वैल्यू एक साल के अंदर अंदर बदल जाता है। ऑप्शन है हमारा डेटर्स, देनदार, मतलब हमारे वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार सामान बेचा है, उधार माल बेचा है, हमको उनसे पैसा वसूलना है, डेटर्स देनदार। मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ी, मशीनरी, बिल्डिंग। तो यहां हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल्स, मशीनरी और बिल्डिंग ये तीनों क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स में क्या है, डेटर्स, देनदार, जिन लोगों से हमको पैसा रिकवर करना है, वसूल करना है। नेक्स्ट है हमारा टेंजिबल एसेट्स इज, मूर्त संपत्ति है। टेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब टचेबल एसेट्स, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन है हमारा गुडविल, ख्याति, स्टॉक, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। तो टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सके, वो एसेट हमारा कौन सा है इसमें, गुडविल, टच नहीं कर सकते। पेटेंट, टच नहीं कर सकते। हम टच कर सकते हैं केवल स्टॉक को। स्टॉक हमारा टेंजिबल एसेट्स है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनटेंजिबल एसेट इज, अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति कहने का मतलब इनटेंजिबल, अनटचेबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारा कैश, स्टॉक, गुडविल, लैंड। इनटेंजिबल एसेट मतलब अनटचेबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा गुडविल, क्योंकि हम कैश को टच कर सकते हैं, स्टॉक को टच कर सकते हैं, लैंड को टच कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम टच नहीं कर सकते। गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट है। अगला सवाल है, वेस्टिंग एसेट इज, क्षयशील संपत्ति। वेस्टिंग एसेट में हमारा है माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स। इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो हमारा नेचुरल एसेट है, मतलब कि जैसे कोई माइंस है,
तो जैसे जैसे हम माइंस में से मिनरल्स को डिग आउट करते जाएंगे, खान में से खनिज को निकालते जाएंगे, तो उस माइंस में जो खनिज की मात्रा है, जो उस माइंस में मिनरल की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ऑयल वेल से जैसे जैसे हम ऑयल निकालते जाएंगे, उस पर्टिकुलर ऑयल वेल में जो ऑयल है, तेल है, वो कम होता जाएगा। पेटेंट, ये भी हमारा नॉर्मली कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। इसके बाद हमारा मतलब पेटेंट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा सारा जो है माइंस हो गया, चाहे ऑयल वेल्स हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब का सब हमारा क्या है, वेस्टिंग एसेट है, क्षयशील संपत्ति है। अगला प्रश्न है, फिक्स्ड लायबिलिटीज इंक्लूड, स्थायी दायित्व है, मतलब कि फिक्स्ड लायबिलिटी कहने का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद में करना पड़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, लॉन्ग टर्म लोन्स, दीर्घकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्पकालीन ऋण, और क्रेडिटर्स, लेनदार। इसका जवाब होगा लॉन्ग टर्म लोन्स। फिक्स्ड लायबिलिटी में क्या आ गया हमारा, लॉन्ग टर्म लोन्स। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, चालू दायित्व है। ऑप्शन है आपका बिल्स पेएबल, देय विपत्र, वो बिल जिसका पेमेंट करना होगा, क्रेडिटर्स, लेनदार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, बकाया खर्च, ऑल ऑफ द एबव। तो करेंट लायबिलिटीज में हमारा बिल्स पेएबल भी आता है, क्रेडिटर्स भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। नॉर्मली वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर इसका पेमेंट करना होता है, वो हमारा करेंट लायबिलिटी है, चालू दायित्व है। वह कर्ज, वो उधारी जिसको हमको 1 साल के अंदर अंदर चुका देना है। ऑप्शन हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब बिल्स पेएबल हो यानी कि देय विपत्र, चाहे लेनदार, चाहे अदत्त व्यय, ये सभी हमारे चालू दायित्व हैं, करेंट लायबिलिटीज है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा पेमेंट, ऐसा भुगतान जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा। वेजेस, मजदूरी, मजदूर से काम करवाए, उसको मजदूरी दिए। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण पर दी गई मजदूरी। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, भवन के मरम्मत व्यय। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन व्यय। तो इसमें वह कौन सा खर्च है जिसका आनंद 1 साल के बाद भी हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये जो हम भवन का जो निर्माण करवा रहे हैं, इस पर जो मजदूरी दे रहे हैं हमारा, ये हमारा पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि बिल्डिंग बनवाने के लिए जो पेमेंट करेंगे, इसका बेनिफिट, इसका फायदा 1 साल से अधिक समय तक मिलेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन सा आयगत व्यय है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है। ऑप्शन है हमारा पहला रिपेयर एक्सपेंसेस, मरम्मत व्यय। दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, भवन निर्माण के व्यय। तीसरा है एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्रय करने के व्यय। और चौथा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का क्रय। पूछा गया है कि आयगत व्यय कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है। तो रेवेन्यू मतलब जैसे कि अगर पेमेंट करके हम कोई संपत्ति खरीदते हैं ना, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और
जिस पेमेंट का बेनिफिट खत्म हो जाएगा तुरंत, मतलब कि बेनिफिट ले चुके हैं 1 साल में मिले खत्म हो जाएगा, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आयगत व्यय, नॉर्मली खर्च। तो इसमें हमारा जो रिपेयर है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनवाएंगे, भवन का निर्माण होगा तो भवन नाम की संपत्ति आएगी। मशीनरी क्रय करने के लिए, परचेस करने के लिए हम अगर खर्च करेंगे तो मशीन आएगा हमारे पास, ये दोनों ही केस में संपत्ति आ रही है। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो भी संपत्ति आएगी, लेकिन रिपेयर, मरम्मत करवाएंगे, मामूली मरम्मत, जैसे बाइक है या मान लेते हैं डिलीवरी वैन है, डिलीवरी वैन का जो अगला चक्का है उसका ट्यूब पंचर हो गया, उसको अगर हम रिपेयर करवाते हैं तो उस पर जो खर्च होगा वो हमारा रिपेयर है, इससे हमारा एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। अगला है वह व्यक्ति जिससे फर्म ने रुपया लेना है, खाली स्थान कहलाता है। ए पर्सन हु ओव्स मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जिससे फर्म ने रुपया लेना है, मतलब फर्म जो है वो रुपया मांग रही है। ऑप्शन है आपका देनदार, डेटर्स, दूसरा है लेनदार, क्रेडिटर, तीसरा है पूर्तिकर्ता, सप्लायर या आपूर्तिकर्ता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो वह व्यक्ति जिससे फर्म को रुपया लेना है, फर्म ने रुपया लेना है, वो हो जाएगा हमारा देनदार, डेटर। मतलब कि जिन लोगों को हम उधार देते हैं उन्हीं से रुपया ले सकते हैं। तो फर्म जिनसे, मतलब कि जिसको उधार फर्म दे चुकी है उन्हीं से रुपया लेगी ना, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? डेटर कहते हैं, देनदार कहते हैं। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसको फर्म ने रुपया देना है, खाली स्थान कहलाता है। ए पर्सन टू whom money is owed by the firm is called, ऑप्शन है डेटर, देनदार, क्रेडिटर, लेनदार, कस्टमर, ग्राहक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जिसको फर्म ने रुपया देना, मतलब ये फर्म जिनको रुपया देगी, हमारा बिजनेस है, हम जिनको पैसा देंगे वो लोग कौन है? क्रेडिटर है, लेनदार है। क्लियर? अगला प्रश्न है गुड्स मीन्स, माल का अर्थ है, पहला ऑप्शन है कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, क्रय एवं विक्रय की जाने वाली वस्तु। बी है कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, क्रय परंतु न बेचे जाने वाले वस्तु, यानी खरीदना तो है लेकिन बेचना नहीं है। तीसरा है कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाली वस्तु। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो यहां बिजनेस में, अकाउंट्स में गुड्स का मतलब है कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, यानी कि क्रय एवं विक्रय की जाने वाली वस्तु, जिसका हम व्यापार करते हैं, जो हम खरीदते और बेचते हैं रेगुलरली बिजनेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। आज का अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक कटौती। ऑप्शन हमारा, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है। नॉर्मली जो होलसेलर होते हैं वो रिटेलर्स को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट, मतलब सौदा नगद हो चाहे उधार हो, लेन देन कैश में हो रहा हो क्रेडिट पर हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। गुड्स का जो एमआरपी होता है, लिस्ट प्राइस, उस पर ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट इज विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट,
पेमेंट रिसीव करने के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट है विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो गुड्स को सेल करने के टाइम पर दिया जाता है, जो माल के विक्रय के समय दी जाती है। तीसरा है विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स। मतलब कि जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं और जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, दोनों ही टाइम पर यह डिस्काउंट दिया जाता है। और चौथा है अलाउड इन ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर जो कंडीशन देके हर एक कंडीशन में ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि गुड्स को सेल करने के टाइम पर अलाउ किया जाता है, चाहे सेल कैश में किया जाए चाहे क्रेडिट पर। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड अगले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।